नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। हमारा ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है। मेरा नाम आत्मजीत सिंह है और सिटीजन वॉइस शो जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, आप सबकी आवाज़ है और सब तक पहुंचाना ज़रूरी है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस चैनल पे नज़र बना के रखें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखें। आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल है और उससे पहले मैं आपको बता दूं, गुजरात में एक मेजर रीशफल हुआ है। गुजरात की नई कैबिनेट में 26 मंत्रियों ने शपथ ली है। उससे पहले 16 मंत्रियों ने रिजाइन किया था। हालांकि कैपेसिटी कैबिनेट की 27 मंत्रियों की है और 17 मंत्रियों के साथ ये सरकार अभी तक चल रही थी। गुजरात के डिप्टी सीएम अब बने हर्ष सिंघवी और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रबीबा भी बनी है मंत्री। उधर बिहार में भी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। 17 तारीख आज लास्ट डेट थी नॉमिनेशन फाइल करने की। कांग्रेस ने 48 कैंडिडेट्स की नाम घोषित किए थे। टोटल महागठबंधन में कौन पार्टी कितने कैंडिडेट लड़ा रही है, इसका भी हम आज ब्यौरा आपको देंगे। आज हमारे साथ जो हमारे साथी जुड़े हैं, भारत भूषण जी, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत भूषण जी। हमारे साथ गुजरात से राजेश ठाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है वरिष्ठ पत्रकार राजेश ठाकर साहब। और हमारे साथ वेस्ट बंगाल से प्रफुल्ल खोलख्यान साहब भी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल खोलख्यान साहब आपका। आप सबका स्वागत है सिटीजन वॉइस शो पे। और आप लोगों का धन्यवाद भी है कि दीपावली के इस उपलक्ष्य में आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं चैनल पे, और उम्मीद रखता हूं कि जनता का प्यार वैसे ही मिलेगा जैसे आप लोगों को भी मिलता आया है। मैं राजेश ठाकर जी आपसे शुरू करता हूं। गुजरात में काफी आज गहमा गहमी रही। गुजरात की नई कैबिनेट 26 मंत्रियों की बनी है, एक जंबो कैबिनेट बनी है। हालांकि ये कहा जाता था कि गुजरात में 2.5 साल में कोई रिशफल होती नहीं है। इस बार रिशफल करने का कारण, और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो अपनी कैबिनेट को 16 से 26 में एक्सपैंड कर रही है, इसमें ज्यादा लोगों को उन्होंने नए चेहरे उतारे हैं। तो इसके पीछे क्या जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन आने हैं, म्युनिसिपैलिटीज के, कॉरपोरेशन के, उस पर नजर है? कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोट बेस है, क्या वो बढ़ रहा है जिसकी वजह से इस रिशफल की जरूरत पड़ी? मैं आपसे पहली टिप्पणी चाहूंगा ठाकर साहब। सबसे पहले तो आत्मजीत जी, आपने मुझे आमंत्रित किया आपकी चैनल पर, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और एडवांस में दीपावली की शुभकामना हमारे सारे पैनलिस्ट को देखिए। देखिए, गुजरात के अंदर मिड टर्म के अंदर 2.5 साल अभी बाकी है। उसमें मिड टर्म में इतना बड़ा फेरबदल मंत्रिमंडल के अंदर करता, वो दर्शाता है कि गुजरात की राजनीतिक स्थिति बहुत जो कॉन्फिडेंट वाली थी वो रही नहीं। और सबसे हम इंतजार ये कर रहे थे कि ये जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में अपर हैंड किसका रहता है। क्योंकि अब जो राजनीति है, उस राजनीति में अमित शाह पिछले 6 महीने में लगभग 20 बार गुजरात की मुलाकात ले चुके हैं। छोटे मोटे बहाने से उनके प्रवास गुजरात में रहे। और उससे ये लग रहा था कि शायद अमित शाह वो पूरे गुजरात की राजनीति को, जैसे पहले नरेंद्र मोदी कंट्रोल करते थे, इस तरह से इस बेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उसमें जो नाम आए हैं और जो नाम नहीं आए, उसके देखते हुए ये लग रहा है कि अमित शाह का रसूख गुजरात के अंदर कम हो गया है, उनकी चली नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है। हर्ष संघवी का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना, जबकि कोई जरूरत नहीं थी गुजरात के अंदर। जब जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसको खोला गया है, तब परिस्थिति राजनीतिक मजबूरियों की रही है। आप समझ लो कि चिमन भाई पटेल की सरकार के अंदर केशुभाई डेप्यूटी सीएम थे, क्योंकि वो मिली जुली सरकार थी। जब विजय रूपाणी को सीएम बनाया गया, तब नितिन पटेल को डेप्यूटी सीएम इसलिए बनाया गया कि सबसे ताकतवर, सबसे अनुभवी और सबसे बड़े दावेदार मुख्यमंत्री की कुर्सी के नितिन भाई पटेल थे। तो पाटीदार जो समूह है वो नाराज न हो, नितिन पटेल की नाराजगी न हो, उसके लिए उसको डेप्यूटी सीएम बनाया गया। भूपेंद्र भाई पटेल के वक्त भी नितिन पटेल की दावेदारी थी, तो उनको भूपेंद्र भाई के साथ डेप्यूटी सीएम बनाया गया। अब आज की जो स्थिति है उसमें 162 का वो मैंडेट मैंडेट हालांकि 156 का था। फिर कांग्रेस से कुछ लोग आए भारतीय जनता पार्टी में। अभी 162 का उनके पास बहुमत है।
कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। हर्ष संघवी कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं था। कोई उसके पीछे इतना बड़ा सोशल इंजीनियरिंग नहीं था कि कोई बड़े समूह या किसी जॉन को वो रिप्रेजेंट करते हैं कि उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जाए। उसके बावजूद हर्ष संघवी का डेप्यूटी सीएम बनना ये इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे सीआर पाटिल साहब, उन्होंने प्रेसिडेंटशिप को छोड़ दिया। जब वो प्रेसिडेंट थे तब सुपर सीएम की तरह से वो सारी चीज़ों को हैंडल करते थे और उससे एक इम्प्रेशन ये बनी थी कि आईएएस आईपीएस लॉबी जो है वो रूल कर रही है, भूपेंद्र भैया उनके मंत्रिमंडल का कोई बहुत वजूद है नहीं। तो अब जो है सीआर पाटिल ने अपने वारिस के रूप में हर्ष संघवी को डेप्यूटी सीएम बनाकर ये संकेत दिए हैं कि अब भी जो सरकार चलेगी वो सरकार सीआर पाटिल की मन मुताबिक सीआर पाटिल के कंट्रोल से चलेगी। तो अमित शाह जो नियंत्रण लेने की कोशिश में लग रहे थे, वो सबसे पहले वहां पर जो है आपको ये झटका लगा है। दूसरी चीज ये हुई है कि जयेश रादड़िया, जिनका खुद का जो है प्री लॉन्चिंग अमित शाह ने राजकोट के अंदर एक सहकारी सम्मेलन के अंदर किया और उनके कंधे पर हाथ रख के बहुत उनकी तारीफ की थी। उससे ये लग रहा था कि जयेश रादड़िया को सौराष्ट्र की राजनीति में बड़े पाटीदार नेता के रूप में अमित शाह जो है वो प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सौराष्ट्र की राजनीति आम आदमी पार्टी की वजह से जो है बहुत बिगड़ी हुई है। सौराष्ट्र के अंदर इतने आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी बाई इलेक्शन जीतने के बाद हर रोज सड़कों पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है, उनके नेता हर रोज जेल में बंद हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अमित शाह जयेश रादड़िया का इस्तेमाल करेंगे, ये लग रहा था। जयेश रादड़िया का नाम जो हर पत्रकार, हर राजनीतिक विश्लेषक, हर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को जानने वाले लोग तय मानते थे, उनका नाम इस मंत्रिमंडल से जो है वो निकाल दिया गया, उनका नाम इसके अंदर नहीं आया है। ये दूसरे संकेत है कि अमित शाह की नहीं चली। तीसरी बात ये है कि अहमदाबाद के अंदर भूपेंद्र भाई पटेल के अलावा पूरे अहमदाबाद से सिर्फ एक दर्शना वाघेला उनको जो है मिनिस्ट्री के अंदर लिया गया है, बाकी किसी को मिनिस्ट्री में नहीं लिया गया। सौराष्ट्र के दो बड़े सेंटर राजकोट और जूनागढ़, जिससे किसी को मंत्री पद नहीं दिया गया है, जबकि राजकोट और जूनागढ़ दोनों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। पार्टी के भीतर से भी जो है बहुत चैलेंजिंग है। विजय रूपाणी के अंतिम क्रिया के बाद उनको जो 25 लाख रुपए का उनकी स्मशान यात्रा का बिल थमा दिया गया, उससे सेंटिमेंट भी जो है बहुत बिगड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन वहां से किसी को जो है वो मिनिस्ट्री में नहीं लिया गया। तो जो संकेत थे, राजकोट के अंदर एक बड़ी सभा भी हुई थी अमित शाह की, तो वो संकेत भी हम मिल रहे थे कि वहां से किसी को मिनिस्ट्री में लिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। कोई एक मंत्री ऋषिकेश पटेल के अलावा जो पहले भी थे आज भी है, अमित शाह के करीबी हो ऐसा कोई नाम ये पूरे मंत्रिमंडल में नहीं है। जबकि प्रफुल्ल पानसरिया, हर्ष संघवी जो राइट हैंड माने जाते हैं सीआर पाटिल के, वो डेप्यूटी सीएम बने। प्रफुल्ल पानसरिया को जो है मिनिस्ट्री दी गई है। साउथ गुजरात से आज भी जितने मंत्री पहले थे उतने ही मंत्री आज भी है। जो कहा जा रहा था कि साउथ गुजरात और सौराष्ट्र के बीच में एक टकराव है, तो सौराष्ट्र को कुछ ज्यादा दिया जाएगा। सौराष्ट्र को दिया गया है, 7 पहले मंत्री थे, अब 9 हो गए हैं। लेकिन जिनको मंत्री परिषद में लिया गया है वो कोई ऐसा नाम नहीं है कि ये जो स्थिति है पार्टी के अंदरूनी और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की, उसको टाल सके। तो कहीं ना कहीं ये रीसफल हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद कोई चमत्कारिक कोई फॉर्मूला इन लोगों ने लगा दिया। हाँ, एक दिखा जा रहा है कि ओबीसी, एससी और एसटी इस समुदाय से लगभग 15 लोग जो है वो मंत्री परिषद के अंदर आए हैं। 7 पाटीदार मंत्री बने हैं, तो बैलेंस करने की कोशिश की है सबसे बड़े समुदायों के बीच में। उसके अलावा कोई ऐसा संकेत यहाँ से नहीं मिल रहा कि जो परिस्थिति गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के कारण ट्राइबल बेल्ट और सौराष्ट्र के अंदर बनी है, जो परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर कुछ आक्रोश की बनी हुई है, उसको ये मंत्री परिषद के गठन से कोई लाभ होगा, ये स्थिति देखने को नहीं मिल रही। तो हम जो सोच रहे थे
पूरा गुजरात के लोग कि अमित शाह 2029 के अंदर अगर केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी कमजोर होते हैं तो गुजरात में वापस आने का रास्ता बना रहे हैं। ये लग रहा है कि वो नहीं हो पाया। दूसरी चीज ये हुई कि आनंदीबेन पटेल के ग्रुप और अमित शाह के ग्रुप के बीच में जो टकराव था उसका फायदा सी आर पाटिल ले गए। ना आनंदीबेन पटेल के ग्रुप से कोई मंत्रिपरिषद के अंदर दिख रहा है। ये बात अलग है कि भूपेंद्र भाई पटेल वो आनंदीबेन पटेल के आदमी माने जाते हैं, लेकिन वो जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं उसमें पता नहीं चलता कि सरकार वो चला रहे हैं कि पीछे से कोई और आदमी सरकार चला रहा है। तो भूपेंद्र भाई का होना नहीं होना वो बराबर की स्थिति में है। तो गुजरात की राजनीति में ये सबसे बड़ी आश्चर्यजनक घटना है कि अमित शाह की इतनी ज्यादा कोशिश होने के बावजूद भी सरकार के अंदर उनका अपर हैंड नहीं दिख रहा है। ये सबसे बड़े न्यूज है गुजरात से। उसका मतलब एक और पावर सेंटर खड़ा कर दिया है और उसके पीछे क्या मोदी साहब का आशीर्वाद है या फिर आनंदीबेन और अमित शाह के ग्रुप दोनों थे, उसको बैलेंस करने के लिए तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं और कोई तीसरे व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद के अंदर ले लिया गया है। ये सारी चीजें धीरे धीरे खुलेगी, लेकिन जो मंत्रिपरिषद के बाद कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बातचीत करने से ये पता चल रहा है, उनका खुद का ये कहना है कि जो स्थिति थी उस स्थिति को संभालने के लिए अगर ये किया गया है तो ये तो स्थिति को बिगाड़ने की पूरी एक्सरसाइज साबित होगी। जिन नए लोगों को लिया गया है वो नए लोग भी जो है किस प्रकार से काम कर पाएंगे। देखिए, दो आदमी कुंवर जी बावलिया और अर्जुन मोढवाडिया दोनों कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, उनको कैबिनेट में लिया गया है। एक भी महिला रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है। रीवाबा जाडेजा को क्षत्रिय चेहरे के रूप में लिया गया है, लेकिन रीवाबा जाडेजा पूरे गुजरात के क्षत्रिय समाज के साथ है, ये एक सेलिब्रिटी है, उसके आधार पर अगर उनको ले लिया गया है तो पूरे क्षत्रिय समाज जो है उस पर उनका इफेक्ट ऐसा है नहीं। किरीट सिंह राणा को अगर लिया गया होता तो ये होता कि क्षत्रिय समाज में एक मैसेज जाता। तो जिन जिन लोगों को लिया गया है उनका कोई बड़ा ना जमीनी स्तर पर बेस है, ना उनके समुदाय के अंदर उनका बहुत ज्यादा वर्चस्व है। तो ये पूरा जो एक्सरसाइज हुआ है ये लग ये रहा है कि करने गए थे कुछ और हो गया है कुछ, और सारी चीजों को बैलेंस करने की स्थिति में कभी सोशल इंजीनियरिंग भी करना है, अमित शाह और आनंदीबेन के ग्रुप के टकराव को भी टालना है, सी आर पाटिल को अपना वर्चस्व बनाए भी रखना है। ये सब देखते देखते मेरिट जो है वो बाईपास हो गया है और सिर्फ जैसे होता था कि ये मेरा आदमी है, ये तेरा आदमी है, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, उसके आधार पर पूरे मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है। तो अगले 2 साल के अंदर हम ये समझ रहे हैं कि यही मंत्रिपरिषद चला और इसी प्रकार से देखिए संगठन में जगदीश विश्वकर्मा को बनाया वो अमित शाह के आदमी है। तो संगठन और सरकार के बीच में टकराव था। संगठन के लोग ये कह रहे थे कि भाई सरकार में जो विधायक बैठे हैं वो मंत्रिपरिषद को कोई काम बताते, काम होते नहीं है, क्योंकि आईएएस आईपीएस ऑफिसर सुनते नहीं। तो अब जो है संगठन के अंदर अगर अमित शाह ने अपना प्रमुख बनाया है और सरकार में सी आर पाटिल की चल रही है तो ये तो टकराव बढ़ेगा घटने की बजाय। तो ये स्थिति हाल की जो प्राइमा फेसी हम देख रहे हैं वो है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तृत जानकारी दी और इस जानकारी से काफी दर्शकों को जो डिटेल्स मिली होंगी जो आमतौर पे अखबारों में और न्यूज आर्टिकल्स में नहीं मिलती हैं। भारत भूषण जी, मैं आपके पास आता हूँ। 2 जगह चुनाव चल रहा है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है जिसमें अमित शाह वहां पहुंचे हुए हैं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की और मैं एक उनका लेटेस्ट वीडियो दिखाना चाहूंगा। कहते हैं कि बिहार में जंगल राज खत्म हो गया। सुनिएगा क्या कहते हैं, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। सारण से होती है उसमें विजय ही विजय आगे मिलता है। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है,
वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। जी, मेरा आपसे सीधे सीधे सवाल है भारत भूषण जी, जो बात की जा रही है जंगल राज की, 20 साल से तो राज नीतीश कुमार का है वहां, तो लालू यादव की बात करके और उनकी तेजस्वी यादव की बात करके, आरजेडी राबड़ी देवी की बात करके क्या कहना चाह रहे हैं अमित शाह साहब? 20 साल से तो इन्हीं का राज चल रहा है, यही सब डिसाइड कर रहे हैं क्या होना है क्या नहीं होना है, और पिछले 11 साल से तो सेंटर में मोदी सरकार है, अमित शाह साहब होम मिनिस्टर हैं। तो ये जो बातें की जा रही हैं इसका असली में मतलब क्या है और दिखाया क्या जा रहा है? जैसे ठाकर साहब ने बोला कि अमित शाह की गुजरात में तो चली नहीं तो बिहार में कैसे चल जाएगी? बिहार में तो एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है, वहां तो जाति वर्ग विशेष में बहुत सारी जातियां, बहुत सारे वर्ग बटे हुए हैं और वहां की पॉलिटिक्स तो किसी और तरीके से चलती है। तो इसमें आपकी टिप्पणी। धन्यवाद आत्मजीत सिंह जी। सभी पैनलिस्टों को दीपावली की पूर्व शुभकामनाएं और सभी के अपना दिवाली आराम से मनाएं। लेकिन दिवाली रुकता है, मुझे बजट उत्सव वाली ना हो कि महंगाई उत्सव वाली दिवाली में बदल ना जाए, क्योंकि पूरा व्यापार जगत चौपट हुआ बैठा। अभी मेरी कुछ व्यापारियों से बात हो रही थी कि पूरा व्यापार खत्म। खैर, बात शुरू करते हैं। जो आपका सवाल है, जो ठाकर जी ने दो चीजें कही हैं, मेरिट को बाईपास किया गया और अमित शाह की चली नहीं। हम इन दो चीजों से ही अपनी बातचीत शुरू करते हैं। मेरिट को बाईपास खाली गुजरात में ही नहीं किया जा रहा, पूरी आप ब्यूरोक्रेसी में उठाकर देख लीजिए, पूरे केंद्रीय सरकार के शासन में उठाकर देख लीजिए, पूरी जितनी भाजपा की जहां सरकारें हैं 18-19 राज्यों में, वहां उठाकर देख लीजिए। आप उनके संगठन का मसला हो, आपके उनका कोई भी मसला हो, सब जगह मेरिट को बाईपास किया गया। और मेरिट को बाईपास करना उनकी कार्यनीति भी है और रणनीति भी है। कार्यनीति इसलिए है कि अगर मेरिट को सिर पे बैठा लेंगे तो फिर इनको कौन पूछे, और इसलिए मेरिट को बाईपास करने का एक जो ऐसा फार्मूला है कि जो नाकाबिल लोग हैं उनको सत्ता में बैठा दो, तो सिवाय बटरिंग के और सिवाय पैर छूने के अलावा कोई काम नहीं करेगा। और उनको पैर छूने वाले चाहिए, खड़ाऊ मुख्यमंत्री चाहिए, खड़ाऊ मंत्री चाहिए, खड़ाऊ सरकारें चाहिए। और खड़ाऊ सरकारों का नतीजा है कि नायब सिंह सैनी जैसे हरियाणा में जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, जब उनकी ये बाहर आती है बात निकल के कि मैं तो चपरासी को भी अपने कलम से नहीं हटा सकता, तो आप अंदाज लगाइए उनको क्या है, क्या किस चीज की जरूरत है। उनको बुद्धि की, इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं है। अभी ठाकर साहब ने 2 कांग्रेसियों का जिक्र किया कि उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया है, मोड़वड़िया को और दूसरे का नाम लिया था। जब कोई इनके पास अपना कोई चीज ना हो तो उधार में ले लो, खरीद लो। तो इनकी पुरानी पॉलिसी है कारपोरेट की, हमेशा रहती है इस सिस्टम की कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बाजार से उठा लो, बुद्धि नहीं है खरीद लो। और ये मौजूदा सिस्टम पूरी इसी व्यवस्था पर डिपेंड करता है। ये बुद्धि खरीदता है, बुद्धिमान पैदा नहीं करता। तो क्योंकि अपनी बुद्धि अगर पैदा कर लेंगे तो फिर इनके से सवाल पूछे जाएंगे। इसीलिए चाहे वो कांग्रेस का इंटेलिजेंसिया हो, चाहे बाहर के प्रोफेसर हो, दिमागी हो, कुछ भी हो, आपको जो भी इंटेलिजेंट खरीदना है वो खरीद लो। अपने पास कुछ है नहीं, वो खरीद के उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे और उनकी इंटेलिजेंसी पर रोक लगा देंगे, क्योंकि इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। तो आप इंटेलिजेंसी कहां तक इंतजार करें। चलो मौका है, पता नहीं 10 साल चले इनका शासन, 20 साल चले, चलो मौका मिल रहा है, अपनी गरीबी दूर हो रही है, हमें कुछ सुविधा मिल रही है, हमको कहीं वीसी बनाया जा रहा है, हमको कहीं डीसी बनाया जा रहा है, चलो ले लो। साहित्यकार हो, बुद्धिजीवी हो, है ना, प्रोफेसर हो, उनको खरीदो और लगाओ, अपने धंधे पर लगा दिया उन्होंने। नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब हमारे पैनल को पता है। तो ये पूरा सिस्टम इनकी मैन्युफैक्चरिंग उसमें डिफॉल्ट में है, इनका डीएनए है। क्योंकि इनके पास अपनी कोई राजनीति भी नहीं है, इनकी कोई अपनी वैचारिकी भी नहीं है। जब वैचारिकी और राजनीति आपके पास कुछ न हो तो फिर आप यही काम करते हैं। मुझे लगता है रिशफल गुजरात के अंदर जो इस तरह रिशफल किया हुआ है, मुझे लगता है कि वहां एक गिरोह की सरकार चल रही है। ये काम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती, कोई गिरोह ही कर सकता है कि चलो भाई फलाने का जो है जिले का गिरोह, उसको हटा दो, जब उस फलाने का कमिश्नर उसको हटा दो, वो आज इतना पैसा नहीं पहुंचा रहा है, वो हमारे मन मुताबिक काम नहीं कर रहा है, निर्देशों का पालन बड़ी बारीकी से नहीं कर रहा है,
कहीं ना कहीं उसकी लॉयल्टी में फर्क है, दिखाई देता है उसको, तो उसको हटा। ये इसी तरह चल। रही बात अमित शाह के और चली नहीं है, तो उनका चलने ना चलने पे कोई मुझे नहीं लगता कि ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में वो बैठे हुए हैं, चल रही है उनकी। बिहार में भी अगर गुजरात में नहीं चली, बिहार में चलेगी। अभी तक तो महसूस होता है कि ठीक है, गुजरात के अंदर मतभेद हैं, नहीं चल पाए, लेकिन बिहार वगैरह में अभी वो अभी शायद इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि उनकी ना चले। गुजरात में कुछ वजह रही होंगी, ठाकर साहब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मैं गुजरात से की राजनीति से इतना वाकिफ नहीं हूं, लेकिन जो मोटा मोटी मैंने मुझे लगता है कि वहां गिरोह काम कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां गैंग वार, आपस की जो अंदरूनी गैंग के झगड़े होते हैं ना, वो झगड़े हैं। उस झगड़े के नीचे कौन ऊपर नीचे चलता रहता है, हमें उस पर ध्यान देना है। हमें देखना है कि गुजरात का भला करेंगे नहीं करेंगे। ये अजीब तरीका इन लोगों ने ढूंढ लिया है कि जब आपकी सरकार फेल होने लगे, सब सीधी शफल कर दो, दूसरे ले आओ। ये नहीं कि एक गिरोह उठा के दूसरे गिरोह को ले आओ, वो अपना कमा खा के अपने घर चले गए, दूसरे लोग कमाने के लिए बैठा दो, और आपने बाहर जाके कहते साहब हमने सब घर के सब बदल डाले, है ना। जनता को जवाब देने के बजाय जवाबदेही से बचने के लिए रिशफल करना, ये सबसे बढ़िया तरीका इन्होंने ढूंढा, जो गुजरात में शायद कामयाब हो रहा है। बाकी इंडिया में, बाकी किसी राज्य में कामयाब नहीं होगा, यही कामयाब हो रहा है रिशफल करने का तरीका। वरना अब तक गुजरात के अलावा कहीं ना कहीं प्रयोग कर चुके होते। ना ये प्रयोग यूपी में कर सकते हैं, ना हरियाणा में कर सकते हैं, ना मध्य प्रदेश में कर। हाँ, पर्ची मुख्यमंत्री और खड़ाऊ मुख्यमंत्री वो जरूर रख सकते हैं। अब आते हैं बिहार के। बिहार में की राजनीति को हमारे प्रफुल्ल साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी तौर पर जो जानता हूं, जो मेरा राजनीतिक दिमाग और मेरा पत्रकारिता का विश्लेषण क्षमता कहती है कि एनडीए को निपटाने के जो घटक हैं वो समझ गए हैं कि तुम्हें इस चुनाव के बाद जिंदा नहीं रहना। भाजपा ने पूरा प्रयास कर लिया है अपने एनडीए के घटक दलों को तोड़ने का, और सरकार का इंतजाम भी बनाने का इंतजाम भी कर लिया। इसलिए चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दी गई है, और उनको एहसास है कि हमें ज्यादा सीटें जीतनी है भाजपा को, और ये एहसास जदयू के नेताओं को भी है कि ज्यादा सीटें जो जीतेगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ये भी उनका मुकालता, मुख्यमंत्री अगर एनडीए को जरा सा भी बहुमत मिला, 1 या 2 का भी, या बहुमत के करीब भी चली गई, तो मुख्यमंत्री इस बार भाजपा का होगा, तय मानिए। क्योंकि चिराग पासवान को जितना महत्व दिया जा रहा है, वो इसलिए उसको हनुमान के रूप में लाके खड़ा कर दिया गया। इधर तैयारी जदयू के 2 हिस्से करने के, जदयू 2 हिस्से हो चुका है। एक हिस्सा संजय झा वाला और ललन सिंह वाला, वो पूरी तरह तैयार बैठा है भाजपा के अंदर। वो भाजपा का ही मानिए आप, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है, और रातों रात घोषणा हो सकती है। कभी भी जरूरत पड़ेगी तब घोषणा हो, जब जरूरत पड़ेगी तब घोषणा हो। मैं उनको जदयू का नेता मानता ही नहीं, मैं उनको भाजपा का नेता ही मानता हूँ। क्योंकि ललन सिंह ने पार्लियामेंट में जो बयान दिया था वक्फ वाले मामले पर, वक्फ बिल पर, वो भाजपा से के नेताओं से भी कई गुना विस्फोटक था, आग भरे हुए था। वो भाजपा का ही बयान था, वो जदयू के किसी नेता का बयान हो ही नहीं सकता। तो मैं वहां से अंदाजा लगाया था कि इनका एक हिस्सा, जदयू का एक हिस्सा, वो भाजपा के साथ तय हो चुका है। उनको जानबूझ के जदयू में रखा जा रहा है ताकि जदयू की जमीन खिसकाई जा सके। और जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के, भले इनका बहुमत आ जाए तब भी नहीं बनने जा रहे हैं। ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाजपा ने ठान ली है कि उनको हर किसी भी कीमत बिहार चाहिए, इसलिए बराबर की सीट पे लाके खड़ा कर दिया गया है। पूरा इंतजाम उनको तोड़ के अपनी जेब में डाल ली गई है। और बाकी जो संगठन है, आपके हम वाले हों, चाहे दूसरी मांझी वाले हों, और इविन चाहे वो सहनी साहब भी हों, उनकी निगाह सहनी साहब पे भी है। 2-2, 4-4 एमएलए जहां से आएंगे सब खरीद पकड़ के साफ करेंगे। रहा सवाल इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन के अंदर जो गठबंधन है कांग्रेस और लालू को छोड़ करके या वामपंथी को छोड़ करके, बाकी जो सहनी साहब हैं, उनको सहनी साहब तो इधर उधर आते जाते रहते हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि खतरा लोकतंत्र को। वो अभी भी क्षेत्रीय दिमाग से काम कर रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ, क्षेत्रीय पार्टियों के पास कोई राष्ट्रीय राजनीति नहीं होती। ना वो लोकतंत्र के खतरों को भाप पाते हैं, ना वो सांप्रदायिकता के खतरों को भाप पाते हैं, ना वो जातिवादी खतरों को भाप पाते हैं। वो इस तरह के खतरों से उनका अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना उनका नहीं है, विदेश नीति से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति से कोई लेना देना। खाली क्षेत्रीय व्यवस्थाओं और अपने जिंदा रहने के, रोटी पानी के जुगाड़ तक ही वो लोग सीमित रहते हैं। और भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से उसने तय कर लिया है कि क्षेत्रीय पार्टियों को जाना ही है। वो आज जाए, कल जाए, परसों, अगर भाजपा और अगले टर्म जीत गई तो क्षेत्रीय पार्टियां तो आप खत्म मानिए। ये बुद्धि इनको अगर आ जाए तो इंडिया गठबंधन के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो चीजें ठीक हो जाएंगी ऑटोमेटिक। वो बुद्धि उनको शायद नहीं आएगी। यही चीज जदयू के सामने भी है।
संकट जदयू के सामने भी है, संकट मांझी के सामने भी है, संकट चिराग के साथ, और चिराग पासवान तो संकट से निकल के आ चुके हैं। उनके चाचा को तोड़ लिया गया था, उनकी पार्टी तोड़ दी गई थी, उनके पार्लियामेंट्री संसदीय बोर्ड के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। उसके बावजूद भी वो हनुमान बने रहना चाहते हैं, उसके बाद भी वो समझते हैं कि तुम सत्ता के केंद्र में रह जाओगे। तो मुझे लगता है ये एक हास्यास्पद बात होगी। इसका मतलब कि चिराग पासवान भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मैम अपनी पर्ची कटा चुके हैं। ये सब अपनी पर्ची कटाए हुए लोग हैं, खाली उनको घोषणा नहीं की जा रही है, इनकी घोषणा की जाए। तो मेरा मानना है कि बिहार हो, गुजरात हो, सब जगह खड़ाऊ मुख्यमंत्री, खड़ाऊ मंत्री, खड़ाऊ संतरी, खड़ाऊ मंत्री, खड़ाऊ दरबारी, सब जगह खड़ाऊ चल पड़े हैं। तो ठाकर साहब की बात सही है कि मेरिट बाईपास की जा रही है, और मेरिट खाली गुजरात में नहीं ठाकर साहब, मेरिट पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाईपास की जा रही है। मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। जी, आपने मेरिट की बात की, इसमें मैं एक और बात कर दूं। ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल विपक्ष के मंत्रियों से लेकर अब तो पुलिस फोर्स पे भी किया जा रहा है। मैंने आज दोपहर में प्रोग्राम किया किस तरीके से डीआईजी भुल्लर पर सिर्फ इसलिए रेड डाली गई क्योंकि नवनीत को उन्होंने पकड़ लिया था सेक्टर 3 में चंडीगढ़ में, और वो आदमी 20 लोगों के सिग्नेचर अलग अलग फॉर्म पे, एक पे 10 आम आदमी पार्टी के जाली सिग्नेचर लेके अपनी राज्यसभा की पेश कर रहा था दावेदारी। एक एमएलए है बीजेपी के पास, और जनता पार्टी का एक आदमी राजस्थान से आके अपने राज्यसभा एमपी की दावेदारी पेश कर रहा है। ये वोट चोरी एट द हाईएस्ट लेवल है। अब तो वोट चोरी राज्यसभा की सीटों पर शुरू हो गई है। जनता को तो पता भी नहीं लगेगा कहां से चोरी हो रही है और कैसे हो रही है, एमएलए को कैसे खरीदा जाता है। आपने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देख लिया, जब धनखड़ ने ये कहा कि यशवंत वर्मा का केस जो है उस पर टेबल करने के लिए उन्होंने विपक्ष से जब चिट्ठी ले ली, तो उनको रिजाइन करना पड़ा वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से। और उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ उसमें बहुत सारी क्रॉस वोटिंग हुई, जिसका आम जनता को पता ही नहीं है कहां कहां क्या क्या दिया गया है, लिया गया। तो पैसे का खेल है ये। मेरिट तो बहुत बात की बात आ जाती है। अब तो पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, स्टेट के विजिलेंस डिपार्टमेंट को निशाना बनाया जा रहा है, और सीबीआई ईडी की कार्रवाई से, क्योंकि यही तो स्ट्रेंथ है होम मिनिस्टर की। तो जो ठाकर साहब कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि उनका पॉलिटिकल जो वर्चस्व है वो खत्म हो रहा है। वो तो जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने गलत बयानी के लिए, गलत कामों के लिए। जिस दिन वो कुर्सी गई उस दिन अमित शाह छूमंतर हवा में। ये उनका इससे मेरे ख्याल तात्पर्य था, जो मैंने बात सही पकड़ी उनकी। मैं प्रफुल्ल साहब के पास आता हूं। प्रफुल्ल साहब, ये जो आज आपने देखा अमित शाह साहब पहुंचे हुए थे, और अमित शाह साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। सीमांचल में हमने बहुत सारे घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकाल दिया, शायद इसीलिए इंडिया गठबंधन जो है एसआईआर का विरोध कर रहा है। लालू यादव को रोड, पुल, पानी, आवास पर चर्चा करना शोभा नहीं देता है। उन्हें केवल अपने जंगल राज, अपहरण, फिरौती पर बात करनी चाहिए। 21वीं सदी में बिहार की जनता कभी भी लालू यादव का जंगल राज वापस नहीं लाएगी। इस तरीके से भ्रष्टाचार की बातें अमित शाह के मुंह से तो अच्छी नहीं लगती, पर वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ झारखंड का आदिवासी है, दूसरी तरफ हरिओम वाल्मीकि का परिवार है, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ आपके आईपीएस वाई पूरन कुमार की परिवार है, जो मजबूर है, लाचार है, और उसके आगे एक एएसआई को आत्महत्या करने पे मजबूर किया जाता है या हत्या की जाती है, ये तो बात जांच का विषय है। और उस मूवमेंट को, उस बात को दबाए जाने की कोशिश, दलितों के खिलाफ उत्पीड़न और बहुत सारे मामले। अब बिहार कॉम्प्लेक्स स्टेट है। अमित शाह साहब 4 बार दिवाली मनाने की बात करते हैं, कहते हैं इस बार 14 नवंबर को चौथी दिवाली मनाई जाएगी। पहली दिवाली भगवान राम के अयोध्या लौटने पर मनाई गई थी। दूसरी दिवाली तब मनाई गई जब सरकारी योजनाओं के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहुंच गए। तीसरी दिवाली तब मनाई गई जब वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई। घर में पैसा नहीं है तेल खरीदने के लिए, दिया बाती खरीदने के लिए, 4 दिवाली मनवा रहे हैं अमित शाह साहब बिहार की जनता को। क्या कहना है आपका? जी नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, किसी भी शाह की तब तक चलती है जब नौकरशाह काबू में रहता है। शासन तो नौकरशाह करता है, और फिर चाहे शहंशाह कोई हो। देखिए, अमित शाह जो है वे लीडर नहीं है, मैनेजर हैं। वे पृष्ठभूमि में काम करने वाले लोग हैं। अभी उनका नया उत्थान हुआ है कि वे पॉलिटिकल नरेटर के रूप में डेवलप हुए।
वो नैरेटिव्स बनाते हैं, नरेशन बनाते हैं, लीड नहीं करते हैं। किसी आंदोलन को अमित शाह ने लीड किया है? आज तक नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो कोई भी, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात गए थे तो उन्होंने क्या गुजरात में किसी को नेता बनाया? जो लीडर होता है खुद बनता है, दूसरे को नेता नहीं बनाता है। वो क्या केशुभाई पटेल को नेता बनाया, शंकर सिंह वाघेला को नेता बनाए, खुद नेता बने। अमित शाह खुद क्यों नहीं बने? और नरेंद्र भाई मोदी को जो उन्होंने इतना किया, क्योंकि वे यही काम कर सकते हैं। वे कॉन्स्पिरेटर्स, जो कॉन्स्पिरेसी होती है ना, वो उसकी भाव भंगिमा, उसकी शैली को ठीक ठीक समझते हैं। और जो आदमी जिस चीज को ठीक ठीक समझता है उसको आजमा भी लेता है कभी कभी। अब इनकी नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है। देखिए, स्थानीय सरकार होती है, दो ही सरकारें होती है, स्थानीय सरकार और अस्थायी सरकार। स्थानीय सरकार जो पंचायत वगैरह कहते हैं, वहां लोग सीधे सिर पे चढ़ जाते हैं जिनको जो काम कराना होता है। और दूसरे ये अस्थायी सरकार जो नौकरशाही है। आप एक आईएएस को बदल करके दूसरे आईएएस को लाइएगा, भले ही लेटरल एंट्री से ही लाइए, लेकिन लाइएगा तो उसको ही, और काम वही करता है। एक नई बात ठाकर साहब ने मेरिट की कही। देखिए, मैं मेरिटोक्रेसी के अपने झमेले हैं। ठाकर साहब जिस मेरिट की बात बोल रहे हैं वो पॉलिटिकल सोशल मेरिट है। ये वो मेरिट है लोगों के विश्वास को कायम रखने, लोगों के सुख दुख में खड़े होने की जो क्षमता, बुद्धिमत्ता है, उस मेरिट की वो बात कर रहे हैं। लेकिन आजकल हमारे यहाँ जिस मेरिट की बात होती है वो एकेडमिक मेरिट की बात होती है, वो स्किल्ड मेरिट की बात होती है। तो मेरिट वालों ने तो पूरी दुनिया को लूटा। ऐसे समझदारों बुद्धिमानों से तो बचना ही चाहिए। फिर मैं कहूँ, फिर मैं एक राइडर दूं कि मैं हार्वर्ड और हार्ड वर्क के भेद नहीं कर रहा हूं। वहां भी एक पेंच है। जनता के प्रति विश्वसनीयता, जनता के प्रति लगाव, लोगों के प्रति करुणा, लोगों की भलाई के प्रति चिंतनशील होना, ये है असल में मनुष्य का मेरिट। ये है। जब ठाकर साहब ठीक ही बोल रहे हैं, जो मनुष्यता की मेरिट से ये लोग, इनकी कमी है, वो लोग आ जा रहे हैं शासन में। वो मैं इसलिए साफ कर दे रहा हूं ताकि इससे मेरिटोक्रेसी का भ्रम न जाए और इससे मनुष्यता के संदर्भ को जोड़ करके देखा और समझा जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए, अमित शाह बिहार आए, बहुत अच्छी बात है। बिहार में आकर के उन्होंने विधायक दल, आपने कहा आत्मजीत सर, कि ऐसी बातें उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। कुछ बातों की आपने चर्चा की। मैं आपसे कहूं, धीरे से कहता हूं, अमित शाह जी के मुंह से ऐसी ही बातें शोभा देती है। उनसे ऐसी ही बातों की हम अपेक्षा रखते हैं। तुलसीदास, इनके बड़े प्रिय कवि ने, तुलसीदास ने लिखा कि क्या उनको बोलते हैं, अमीय सहाय अमरता और गरल सहाय मीच, कि जो अमृत है उसकी सराहना होती है कि वो कितनी अमरता प्रदान करता है, और विष की पहचान ये है कि कितना जल्दी वो खत्म कर देता है। सराहना दोनों जगह है, दोनों के गुणों में जिसको अधिकता होती है। ये तो इसी तरह की बात करते हैं तो इनके मुंह से ये बात शोभा देती है। भारत के गृह मंत्री इस तरह की बात करें, भारत सरकार के गृह मंत्री, आज कब लालू जी का राज खत्म हो गया और आज ये बताएं तो वैसे ही बात है। इससे अच्छा रावण राज की बात कीजिए। आप बता रहे कि लालू राज आ जाएगा। लालू इतने प्रतापी हैं, उनको आपने जेल में बंद कर दिया, हर तरह से परेशान कर दिया, ईडी वीडी जो कुछ भी लगा सकते थे सब आपने लगा लिया, और आज भी आपको लगता है कि लालू राज आ जाएगा। और उसका नाम जंगल राज। जंगल राज जो शब्द है ये कहाँ से आया? ये चलते फिरते एक जस्ट वो बात होती है ना कि सदियों सदी जो खता की जाती है, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। चलते चलते जज साहब के मुंह से ये बात निकल गई, ये कहीं ऑर्डर में नहीं है कि जंगल राज कायम हो गया। एक फ्रेज के रूप में इस्तेमाल हुआ। इसका ऐसा भयंकर इस्तेमाल इन लोगों ने किया। और जंगल राज से कानून और व्यवस्था से मतलब है। जंगल कोई खराब चीज है? जंगल राज से क्या आशा है? जंगल राज से यही ना आशा हो सकता है कि जहाँ हिंसा है, जहाँ मानवता नहीं है, जहाँ पशु की शक्ति, पाशविक शक्ति का जहाँ
शासन चलता है, तो आपके यहाँ चल रहा है। आप पैसे की बात बोले, देखिए आदमी के पास आप सभी से मैं कह रहा हूँ, दिवाली का समय है, जब तक लक्ष्मी उल्लू की सवारी करती है तब तक तो ठीक है, कोई नहीं है। लेकिन जब ऐसा हो, मतलब पैसा जब तक रहता है, लेकिन जब स्थिति पलट जाती है तो बड़ा गड़बड़ होता है। पैसा हर चीज का क्षतिपूरण है, पैसा कंपनसेट करता है आपको, आप हमारी हर कमजोरी को। मैं इंजीनियर नहीं हूं, मुझे बिजली का फ्यूज दूर करना नहीं, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, ये मेरी कमजोरी है। मेरे पास पैसा है, मैं ड्राइवर नियुक्त करूंगा, मैं अपनी कमजोरी का क्षतिपूरण कर लूंगा, पैसा खर्चा करूंगा, मेरी कमजोरी दूर हो जाएगी। लेकिन इसका एक लेवल है, एक लेवल के बाद कुछ भी काम नहीं आता है। अब उस मकाम पर पहुंच गए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को लोग ठीक ठीक पहचान पा रहे हैं कि यह छाया है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छाया है। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ पूरे देश में अलग अलग कोनों से अलग अलग तरीके से आवाज उठ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बिहार हो। यहाँ पर सुगबुगाहट कहीं जोर से, कहीं मध्यम स्वर में ये आवाज उठ रही है। तमिलनाडु में तो पहले ये हो चुका है कि उनकी गतिविधियों पर, उनके राजनीतिक गतिविधि कह लीजिए या जो भी सांगठनिक गतिविधि है, उसको सरकारी जगह पर करने के लिए या ऐसी जगहों पर जहां पर सरकार के अनुदान से जगह संचालित हो रही है, वहां कर रहे तो लोग उसको मना कर रहे हैं। आज देखिए 17 अक्टूबर है और बिहार जैसे राज्य के प्रथम स्टेज के चरण के चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है और संयोग ये है कि आज जुम्मा है। तो जुम्मा में बहुत सारी चीजें समुदाय में तय होती है। दुनिया भर में अल्पसंख्यक या सताए हुए लोगों की में एक भिन्न प्रकार की सांगठनिक चेतना और एकता रहती है उनकी आत्मरक्षा के लिए। और जरूर आज कुछ न कुछ बातचीत, कुछ न कुछ फैसला हुआ होगा। तो एक तो ये है, इसका ये संकेत जा रहा है। अब ये काफी मांग आ रही है, जो मुझे तो लगता है कि जेन्युइन मांग ही हो सकती है कि जिस प्रकार से SC ST की और अभी OBC की भी कोई एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, उनके अत्याचार से बचाने के लिए एक कानून है। अब तो OBC भी मांग रहे हैं इसके और SC ST की तहत, हालांकि उसकी एक खास जरूरत भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बनाया गया। अब माइनॉरिटीज भी इसकी मांग कर रहे हैं कि जो संख्या लघु हैं या अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी इस तरह के कानून, विशेष कानून बनाए जाने चाहिए। अब यह मांग उठ रही है। तो अब देखिए कि राजनीति किस दिशा में जाती है। बिहार की राजनीति पर हम अगले चरण में फिर थोड़ी सी बात करेंगे। जी नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के पद खाली पड़े और कई वर्षों से खाली पड़े हैं, तो माइनॉरिटीज और SC ST समाज के लोगों के प्रति इनका कितना रुझान है उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। मैं राजेश ठाकर जी आपके पास एक और प्रश्न लेके आऊंगा। अमित शाह साहब बड़े अच्छे मैनेजर हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं और कई लोग उनको मोदी साहब के उत्तराधिकारी के रूप में भी देखते हैं कि मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे। नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, गुजरात तो है ही है, सोने की लंका है, उसी को चला लेंगे। और जुडिशरी को मैनेजमेंट करने के लिए जस्टिस लोया हो, यशवंत वर्मा हो, जिनके लिए धनखड़ साहब की पोस्ट चली गई, वो यशवंत वर्मा का मुझे तो लगता नहीं कि अभी तक वो उनका जो होना था इम्पीचमेंट, उसका कोई मोशन भी मूव हुआ है पार्लियामेंट में। वो पार्लियामेंट स्थगित हो गई, उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई उस बारे में। तो यशवंत वर्मा भी मैनेज कर लिए गए। और इधर जस्टिस हमारे जो क्या नाम है उनका, छत्तीसगढ़ भेज दिए गए अतुल श्रीधरन। उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट अब सुनने में आ रहा है कि अब छत्तीसगढ़ से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक फैसला ऐसा दे दिया जो नागवार गुजरा हमारे शाह साहब को। तो जुडिशरी को मैनेज करना ये तो गुजरात मॉडल है। अब वो गुजरात मॉडल गुलाबचंद कटारिया के साथ चंडीगढ़ पंजाब में भी खेला जा रहा है। आपको याद होगा, वही बस में कई लोग जाते थे राजस्थान से गुजरात, काम करके लौट आते थे। तो ये मॉडल तो बहुत टाइम से चल रहा है, काम में तो कोई कमी नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है उनका और कोई उनपे लांछन भी नहीं है।
जुडिशरी भी पूरी मैनेज हो रही है। जस्टिस गवई की कोर्ट में जूता भी उठाया जाता है, जस्टिस गवई कहते हैं रहने दो, जोड़ो, जाने दो। उनको भी मैनेज कर लिया जाता है। उनके भतीजे को कोलेजियम में फिर कहा जाता है भाई कोलेजियम में सबसे ज्यादा भ्रष्ट कोलेजियम जो है जस्टिस गवई के अंडर बना है। तो SC ST का समाज हो या माइनॉरिटीज हो या कोई भी हो, वो कहते हैं क्या कुछ कोर्ट में आप जब पार्लियामेंट में आप सुनते हैं, जब सवाल पूछा जाता है तो अमित शाह खड़े होकर बोलते हैं जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, जाओ पहुंचो। इस पर जरा मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये मैनेजमेंट होता कैसे है? देखिए आप जितने भी एग्जाम्पल आपने दिए वो सारे एग्जाम्पल सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास पावर है तो पावर का इस्तेमाल करके ये सारा मैनेज कर रहे हैं। जब पावर नहीं रहता आदमी के साथ तो फिर वो क्या करेंगे? तो ये तरीका रहा है गुजरात में जब से 2002 के बाद जो सियासत बनी और जिस प्रकार से गुजरात में सारा मॉडल खड़ा हुआ, वही मॉडल पूरे देश में गया है। तो उसके अंदर जुडिशरी हो, जो IAS IPS ऑफिसर्स हो, ये सारे लोगों के साथ गुजरात के अंदर जितने IAS IPS ऑफिसर जेल में गए शायद दूसरे किसी राज्य में नहीं गए होंगे, जिनका इस्तेमाल खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने किया। आपको पता होगा तुलसी एनकाउंटर हो, शाह बीबी वाला केस हो, जितने भी पुलिस अधिकारियों ने इनकी मदद की वो सारे जेल के अंदर बंद हुए और फिर उनको उनकी कृपा से जो है वो बाहर निकाला गया और उनके साथ क्या हुआ सारे लोग जानते हैं। जो लोग सच बोलते थे, जो संजीव भट्ट साहब है, प्रदीप शर्मा साहब है, आज भी जेल के अंदर बंद है। तो ये उनका तरीका रहा है, लेकिन ये उनका तरीका उनके पास जब तक सत्ता का टूल है तब तक है। मैं जो बात बता रहा हूँ गुजरात के अंदर अमित शाह का नहीं चलना, उसका बहुत बड़े कैनवास पर अगर आप देखते हैं तो नरेंद्र मोदी 2029 के बाद कौन होगा उसकी एक सियासत भारतीय जनता पार्टी के बीच में खड़ी हुई और उसमें आप जानते हैं कि संगठन के तौर पर गुजरात के अलावा अमित शाह को ज्यादा प्रदेशों के नेता जो है वो जो है उनको पसंद नहीं करते। तो उनको पता है कि उनको अगर गुजरात का बेस बनाना है, यहीं पर जो अगर कमजोर पड़ गए तो पूरे देश के संगठन पर वो कब्जा नहीं कर पाएंगे। जो भी वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री सब बनाए हैं वो अभी तक बने हुए हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ऊपर कमजोर हो जाएंगे या उनकी आयु के हिसाब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तराधिकारी की खोज करेगा, तब अमित शाह क्या करें? तो वो उनके पास दो रास्ते हैं। अगर ऊपर नरेंद्र भाई कमजोर हो गए हैं और उनकी विरासत उनको नहीं मिल रही है तो वो गुजरात की तरफ वापिस आएंगे। तो गुजरात में जगह बनानी उनके लिए बहुत जरूरी है और वहीं पर अगर दूसरा कोई पावर सेंटर खड़ा हो गया, आपने जितने भी ऑपरेशंस बताए अब वो ऑपरेशन CR पाटिल हर्ष संघवी के माध्यम से करा रहे हैं गुजरात के अंदर। तो अब जो है मैनेजर भी बदल गए। CR पाटिल ने जिस प्रकार से गुजरात के अंदर 156 सीट लाके दी, उन्होंने नरेंद्र मोदी का जब सूरज आसमान पर था उस वक्त भी 121 से ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। CR पाटिल ने ये करके दिखाया कि भाई आप तहसील देख लीजिए, आप जिला देख लीजिए, आप नगर निगम देख लीजिए, आप कॉरपोरेशन देख लीजिए, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, कहीं पर विपक्ष आपको नहीं दिखता है। तो ये जो किया CR पाटिल ने, उससे जो है हम ये देख रहे हैं कि अब मैनेजर बदल चुका है और मैनेजर ने अपने ऑपरेटर के तौर पर हर्ष संघवी साहब को जो है वहां पर बिठा दिया गया है। तो जब आप जहां से बड़े हुए हो, जहां की राजनीति करके आपने उसी मॉडल को बेचते हुए, उसी प्रक्रिया के चलते हुए जो भी राजनीतिक चालाकियां हो, षड्यंत्र हो या सत्ता के माध्यम से जो करना था वो किया हो, उससे ही आप बड़े हुए। वो जमीन अगर आपके नीचे से खिसक जाती है तो फिर आप पूरे देश में भी कमजोर पड़ जाते हो। देखिए आखिरी रात, अगली रात 8 बजे गवर्नर से मिलना था भूपेंद्र भाई को। अमित शाह बिहार में बिजी हो गए। अमित शाह आने वाले थे शाम तक गुजरात के अंदर, लेकिन फिर उनका कार्यक्रम बदल गया, वो बिहार के अंदर बिजी हो गए। जैसे वो बिहार में बिजी हो गए, गवर्नर के साथ भूपेंद्र भाई की जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई रात की और फिर बताया गया कि अब सुबह 9 बजे जो है वो गवर्नर से वो मुलाकात करेंगे। कहा यह जा रहा है कि वो रात को जो लिस्ट तैयार हुई थी उसके अंदर जो 3-4 फेरबदल हुए हैं वो फेरबदल CR पाटिल ने करवा दिया।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुजरात की राजनीति के अंदर, और दूसरा, कई लोग ये भी विश्लेषण कर रहे हैं कि आनंदीबेन के खेमे को खत्म करने के लिए सीआर पाटिल और अमित शाह ने हाथ मिला दिए। देखिए, अमित शाह एक ऐसी शख्सियत नहीं है कि वो सीआर पाटिल जो उनको अपना जूनियर मानते हैं, उनके साथ मिलजुल कर गुजरात के अंदर कोई राजनीति करेंगे। उनको जो भी करना है वो दिल्ली में, आज से पहले ये होता था कि दिल्ली में पहले तय हो जाता था, लिस्ट बन जाती थी, मुख्यमंत्री कौन बनना है वो तय हो जाता था। यहाँ आकर सिर्फ उसका जो है वो घोषणा करनी होती थी और सब ताली बजाकर जो है उस घोषणा को स्वीकार कर लेते थे। लेकिन 2.5 साल के भीतर पूरे मंत्रिमंडल को बदलने की मजबूरी, उसके अंदर संगठन के अंदर प्रदेश प्रमुख बनाने में 1.5 साल लग जाना, और फिर जब मंत्री परिषद बनता है तो उसमें सीआर पाटिल का राइट हैंड जिसको माना जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की यहाँ पर जोड़ी थी, ऐसे सीआर पाटिल और हर्ष संघवी की जोड़ी बताई जाती है। उनको डेप्यूटी सीएम बना देना, उसका मतलब है कि सब कुछ पार्टी के भीतर में ठीक नहीं चल रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बाबत यह है कि सौराष्ट्र के अंदर आम आदमी पार्टी ट्राइबल बेल्ट और उसमें जितनी सक्रिय हुई है, उसको अगर मैनेज नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो आने वाले जो चुनाव है जनवरी फरवरी में कारपोरेशन के, उसके अंदर हो सकता है कि वो मजबूत बन के सत्ता आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शहरों के अंदर कांग्रेस बहुत कमजोर है। आम आदमी पार्टी को जी एक्सरसाइज करके अपना वोट बेस जो है वो बढ़ाना है, तो कोई सत्ता परिवर्तन कारपोरेशन के अंदर हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन उनको चिंता ये है कि कांग्रेस को तो हमने कमजोर कर दिया है, अगर कांग्रेस के विकल्प में आम आदमी पार्टी खड़ी हो जाएगी तो फिर और दिक्कत होगी, और उसको पाटीदार समुदाय का बहुत बड़ा सपोर्ट है। जो हमारे यहाँ खोडलधाम, उमियाधाम ये सब कहते हैं, जो पावर सेंटर है पाटीदार समाज के, जहां से टिकटों के भी बंटवारे होते हैं सब पार्टी के अंदर, उनका सपोर्ट भी धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि अब धीरे धीरे ये हो रहा है कि उनका जो एक रसूख था उसको ब्लैकमेलिंग के तौर पर सीआर पाटिल ने लिया कि हर बार चुनाव में आप लोग आकर हमें ब्लैकमेलिंग करते हो, बार्गेनिंग करके आप टिकट ले जाते हो, सत्ता में भागीदारी करते हो, आपको आना है तो सीधा राजनीति में चले आओ, राजनीति के बाहर रहकर जो है हमें ये करने की कोशिश मत करो। तो ये मैसेज भी सीआर पाटिल ने जयेश रादड़िया और सारे लोगों को काट कर दे दिया है। सवाल एक ही उठता है कि गुजरात के अंदर इतना बड़ा मैंडेट होने के बावजूद ये करने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन खुद उनके विधायक जो है वो कंप्लेन कर रहे थे कि भाई जनता के बीच में हमें जाना पड़ता है, जनता जूता हमको मार रही है। हम काम लेके मंत्रियों के पास जाते हैं, मंत्री ये कह देते हैं कि भाई हमने बोल दिया है, लेकिन जो है अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, ये बात बहुत व्यापक रूप से लोगों के बीच में चली गई। दूसरी, जो नकली वाला खेल पूरा चला कि भाई नकली जो है अदालत बन गई, नकली जो है वो सरकारी कचहरी बन गई, नकली फर्जी डॉक्टर जो है वो पकड़े गए, तो ये फर्जीवाड़ा सबसे ज्यादा हुआ। मनरेगा के कौभांड के अंदर मंत्रियों के बेटे जो है वो जेल में चले गए, एक मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ जो है अशोभनीय बातें करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के अंदर राजकोट के अंदर, जिस राजकोट की से सबसे पहले नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तो राजकोट से जो है वो चुनाव जीते थे, उस राजकोट में जब प्रदेश प्रमुख का अभिवादन समारोह था तो वहां के पोस्टर पर नरेंद्र मोदी के मुंह पर काली पोत दी गई, और आश्चर्यजनक बात यह है कि उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, और उसका नतीजा ये हुआ कि राजकोट को मंत्रिपरिषद से बाहर कर दिया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये गुजरात में इससे पहले नहीं देखने को मिलती थी। ना कोई आवाज थी, ना कोई जो है बोल रहा था, ना किसी के जो है अपना अभिप्राय, ओपिनियन जो है वो पार्टी के अंदर कोई दे पाता था। उसी पार्टी के अंदर इतना खिंचाव संगठन और सरकार दोनों के बीच में हमने नहीं देखा था, और आज जो हुआ है उससे हम ये समझ रहे हैं कि ये संगठन और सरकार के बीच में जो दीवार थी वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और उससे दिक्कतें जो है वो पार्टी के भीतर, तो मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट नहीं कर पाए। मेरा कहना ये, अमित शाह अच्छे मैनेजर है, लेकिन सीआर पाटिल भी जो है उन्होंने जो माइक्रो मैनेजमेंट करके गुजरात के अंदर जिस प्रकार से अपना रसूख बना दिया है, अपनी जड़ें जो है वो गाड़ दी है, वो बता रहा है। देखिए, गुरु जो है नरेंद्र मोदी है, जो सिर्फ गुरु नहीं बदलते, उनको जरूरत पड़ेगी तो वो चेले को भी बदल देंगे।
क्योंकि बाप आखिरकार बाप होता है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनको किसकी जरूरत है। जब उनको लगेगा कि ये आदमी मेरे काम का नहीं है या ये आदमी के साथ रहने से मुझे नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है कि वो अपना मैनेजर बदल दे। ये सियासत जो है वो गुजरात के अंदर हम देख रहे हैं। और अगर यही चीजें आगे बढ़ती गई, अभी तो रिएक्शन आने धीरे-धीरे शुरू हुए हैं, लेकिन यही अगर चीजें जो 2.5 साल के अंदर हो रही थी और उसको मैनेज करने के लिए सारा काम किया गया है, उसके बावजूद भी ये चीज़ आगे बढ़ेगी, तो हम समझते हैं कि फिर उसको सँभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, पहले चुनाव में ये होता था नो रिपीट थियरी, सारे लोगों के टिकट काट दो, नए लोगों को टिकट जो है वो टिकट बाँट दो। फिर होता था मुख्यमंत्री, तो उसको बदल दो, पूरा मंत्रिमंडल बदल दो। नरेंद्र मोदी आएँगे, रोड शो करेंगे, लोगों को जिता के ले जाएँगे। हिंदू मुसलमान करेंगे, हम जीत जाएँगे। कुछ भी करो, गुजरात के अंदर जो है कोई फ़िक्र की बात नहीं। उसी गुजरात के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हमारी कोई जाति नहीं, हमारी जाति सिर्फ़ एक है, गरीब की जाति है। वो ढोल बजाकर ये कह रहे हैं कि हमने ओबीसी प्रेसिडेंट जो है गुजरात के अंदर दिया। जब सीआर पाटिल को दिया था तो वो ये कह रहे थे कि भई हम जाति में कहाँ मानते हैं, सीआर पाटिल तो महाराष्ट्रियन है, उनका 1% भी जो है समुदाय यहाँ नहीं है, फिर भी हमने उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया। विजय रूपाणी को जब सीएम बनाया तो ये कह रहे थे जैन समाज जिनके 2% लोग हैं, हमने उनको बनाया। आज वही भारतीय जनता पार्टी ढोल बजा के ये कह रही हैं कि प्रदेश प्रेसिडेंट हमने ओबीसी दिया है। आज का मंत्रिमंडल जो हुआ उसमें 15 चेहरे हमने आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी से दिए हैं। तो ये पॉलिटिकल कंपल्शंस जो है वो गुजरात के अंदर उनको स्वीकार करना पड़ा है। उसका मतलब ये है कि जमीन पर सब कुछ ठीक नहीं है, उसका एहसास अब भारतीय जनता पार्टी को भी हो रहा है। लेकिन उस एहसास के बाद उसका जो ऑपरेशन हुआ है, हम समझते हैं कि वो ऑपरेशन आज का जो है वो फेल है। उ उसमें इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस है और अगर वो इन्फेक्शन ज़्यादा फैला, तो एक ऐसा नासुर बन जाएगा कि आने वाले दिनों के अंदर अगर विपक्ष जिस प्रकार से आम आदमी देखिए कांग्रेस अभी सो रही है। कांग्रेस को अगर यही वक़्त है, कांग्रेस को अगर 2027 तक अपनी जो पोज़ीशन है उसको मजबूत करना है, तो यही एक टाइम है कि जिसमें वो कर सकते हैं। राहुल गांधी आकर यहाँ बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन जो संगठन के अंदर तब्दीलियाँ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। खड़गे साहब आके कह गए कि बहुत सारे नकारे लोग जो हैं जिला परिषद के प्रमुख बन के बैठे हैं, लेकिन इसमें से किसी को भी बदला नहीं गया। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ते हैं 2027 तक, एक एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हो जाएगी। लोग परेशान हो चुके हैं। शहरों की बातें छोड़ दीजिए तो ग्रामीण इलाकों के अंदर तो बहुत सारी दिक्कत है और 30 साल के शासन के बाद जो है एक बदलाव की बात जो है लोगों के दिमाग में है, लेकिन सवाल ये पैदा हो जाता है कि भाई बदलाव करने के लिए हम कहाँ जाएँ? तो कहाँ जाए उसका जवाब देना वो विपक्ष की जो है ज़िम्मेदारी है। अगर वो मिल गया तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात के अंदर जो स्थिति है आज 156 है, वो 56 भी हो सकती है। लेकिन 2 ढाई साल तक ऑपोजिशन को जो है वो मजबूती से लड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी हरा देगी, ये स्थिति है। पहले ये जी। होता था कि कुछ भी हो चुनाव जब जाहिर हो जाते थे तो सब लोग जो है मिलकर काम कर लेते थे। नरेंद्र भाई आते थे, सबको समझा लेते थे, अमित भाई आते थे, सबको समझा लेते थे। अब वो स्थिति नहीं रही है। सहकारी क्षेत्र के अंदर मैंडेट देने की प्रथा थी। उस मैंडेट को बहुत सारी जगह पर जो है वो नहीं माना गया और पार्टी के खिलाफ पार्टी के विधायक, पार्टी के सांसद जो है वो चुनाव लड़े। हमारे राम मोकरिया साहब जो राज्यसभा के मेंबर है वो पार्टी के खिलाफ जो है जाहिर मंच से बोल रहे हैं। उनको कार्यक्रमों में बुला नहीं रही है पार्टी, लेकिन वो जो है राज्यसभा के मेंबर तो है ही। पूर्व मंत्री जो है दिलीप भाई सांघानी, नारायण काछड़िया, वो सारे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमने ख्वाब देखा था वो ये पार्टी नहीं है। हमने जिस सरकार का ख्वाब देखा था ऐसी ये सरकार चल नहीं रही है। इस सरकार के अंदर जो है सारा जो कुछ चल रहा है वो तो अधिकारियों का चल रहा है, कोई हमारी सुन नहीं रहे। विधायक ये कह रहे हैं हमारे काम नहीं हो रहे। तो ये सारी जो चीजें हैं उसको मैनेज करने के लिए ये सारी चीजें की गई, लेकिन उसमें बैलेंसिंग करने की कोशिश के अंदर सारी चीजें बिगड़ गई है, ये अभी लग रहा है। जी, बहुत-बहुत तो पावर नहीं धन्यवाद। रहेगा। देखिए अमित शाह आपने जो कहा कि अमित शाह ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो पावर के रहते किया। अगर उनके पास वो पावर नहीं रहेगी
तो फिर क्या होगा? वो तो एक तांत्रिक की तरह है, जो तंत्र भूत पिशाच सबको जो है वो अपने बस में ला, वो कमजोर पड़ जाता है, वो सारी शक्तियां उसके ऊपर चढ़ जाती है। ऐसी एक मान्यता है, मानते नहीं इस सारी चीजों के अंदर, लेकिन ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो वो सारी जी शक्तियां जो है आपके खिलाफ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारत भूषण जी, मैं आखिरी टिप्पणी, क्योंकि समय कम है। आप कहते हैं कि लीडरशिप जो है ऑपोजिशन पार्टीज की ठीक नहीं, तेजस्वी यादव पे आपने कहा कि 10वीं पास नहीं है, 9वीं फेल है। तो जो डिप्टी सीएम गुजरात के आए हैं नए वाले, वो भी मुझे 7वीं मुझे 8वीं अगली पास। डिबेट में जाना है, तो जी मुझे आप निकल जाएं। क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर। तो मैं आपसे भारत जी ये पूछना चाहता हूँ कि जो बात ये कहते हैं कि 7वीं 8वीं फेल है, तो 8वीं पास तो खाली डिप्टी सीएम भी है जो भी नए बनाए गए हैं, हरसांघवी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है, ना विपक्ष के लोगों के पास है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपके सीएम भी ऐसे ही हैं। और उधर आपको एक और बयान दे दूं, दिल्ली में रेखा गुप्ता कहती कि हमने पानी को इतना साफ कर दिया कि उसमें अब मच्छर भी नहीं पनपता, तो डेंगू भी नहीं आएगा। पानी इतना साफ कर दिया कि मच्छर भी नहीं आएगा उसमें, या मच्छर भी उसमें अंडा नहीं देगा। तो ये इस तरीके की बातें जो अब रेखा गुप्ता जी करती हैं, या इनके और सीएम भी करते हैं, तो ये विकास कहाँ से आएगा? ये सुशासन की बातें करते हैं, सुशासन वाले लोग तो इनके पास है ही नहीं। और जो आज मिनिस्ट्री रिशफल हुआ है, इसमें 4-5 तो कांग्रेस के टर्नकोट्स हैं जिनको मिनिस्टर बनाया गया। भारत जी। धनंजय जी, सवाल ठाकर साहब ने जो कहा है, कह के चले गए हैं, बहुत अच्छी बात कही कि अब अंदर से सड़ान पैदा होनी शुरू हो गई है। जो उन्होंने विश्लेषण किया है वहां मैं उसका मतलब समझता हूँ कि अंदर सड़ान पैदा हो गई भाजपा के, और बीमारी होने का खतरा बढ़ गया। और ये बीमारी अगर गुजरात से चली थी, दिल्ली तक पहुंची, गुजरात मॉडल, तो ये भी एक मॉडल है। बीमारी लगने का मॉडल भी अगर गुजरात से शुरू हुआ तो ऊपर तक जाएगा, और उसके आंकड़े साफ साफ नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक इस सवाल जो नैरेटिव खड़ा किया है, जो ब्रांडिंग खड़ी करते हैं, भाजपा खुद ब्रांडिंग की देन है। मोदी साहब कोई जननेता नहीं है, वो भी ब्रांडिंग की देन है। गृह मंत्री अमित शाह भी ब्रांडिंग की देन है। वो ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब, जब सत्ता में रहते थे बहुत कुछ किया। पूरी भाजपा का कोई भी एक नेता, आरएसएस का कोई भी एक नेता जन आंदोलन की देन नहीं। वो हमेशा जोड़ तोड़, गठजोड़ और ब्रांडिंग और चमत्कार और पैसे की ही देन है, और उसी के ऊपर चले रहे हैं। अब इन्होंने जो नैरेटिव खड़े किए हैं कि विपक्ष कोई नेता नहीं है, नैरेटिव इन्हीं का खड़ा हुआ है, किया हुआ है कि साहब हमें हटा के कैसे लाओगे। ये सवाल खुद भाजपा की तरफ से उछाला जाता है जनता के सामने, और जनता कन्विंस हो जाती है। अरे जनता खुद नेता बन जाती है भाई। जनता तो घर में सोए हुए नेताओं को उठा के ले आती है जब उस पर संकट आता है। और संकट आज इतना गहरा आ गया है कि वो इतना गहरा गया है कि पूरा व्यापार चौपट है इनकी। ना वो अर्थनीति कामयाब हो पा रही है, ना विदेश नीति कामयाब हो पा रही है। जब पूरा व्यापार जगह संकट में है, तो उसको कैसे, मजदूर संकट में है, किसान संकट में है, उस संकट का समाधान इनके पास नहीं है। क्योंकि संकट का समाधान इनके पास होता तो ये लोग दूसरी तरह की राजनीति कर रहे होते। इनके पास संकट का समाधान इसलिए नहीं है क्योंकि ये सत्ता करने के लिए आए हैं, सत्ता कब्जाने के लिए आए हैं। जो सत्ता कब्जाने की बात सोचते हैं वो षड्यंत्र करते हैं, मेरिट को नहीं देखते। मेरिट का जो प्रफुल्ल साहब ने व्याख्या की वो भी ठीक है अपनी जगह। मेरिट का मतलब उनके पास कोई योजना है ही नहीं कि जन कल्याण की या जनता के साथ जुड़े रहने की कोई योजना नहीं है। आओ, खाओ, कमाओ, जाओ और हमारा काम करो और अपने हिस्से का पैसा लो और अपने घर चले जाओ। तो जो सड़ांध की शुरुआत गुजरात के अंदर हुई है, ये मुझे पूरे हिंदुस्तान के जो इस पैमाने पर भाजपा के अंदर, आरएसएस के अंदर पनपने की संभावना मुझे नजर आ रही है। क्योंकि अब वो जिस त्याग का इन्होंने आडंबर रचा हुआ था कि इनके पूरे प्रचारक बहुत त्यागी होते हैं, बहुत बहुत मेहनती होते हैं, शादी नहीं करते, अब वो शादी वाले सवाल भी केरल वाली घटना ने बता दिए। इनकी पहले संजय जोशी की एक सीडी की चर्चा हुआ करती थी, बहुत सारे नेताओं की सीडी की चर्चा, क्योंकि इनका काम है चरित्र हनन करना। जब कोई गोविंदाचार्य ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी मुखोटा है, चेहरा तो कोई और है। इनके अंदर के जो अंतर्द्वंद है, अब वो धीरे धीरे इतने बढ़ रहे हैं इनके अंतर्द्वंद कि वो धीरे धीरे सड़ांध की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक समेटे हुए थे कि पावर का इस्तेमाल हट गए तो तुम्हारा क्या होगा। अब वो इतने खाए पिए हो गए हैं कि दूसरी पार्टियों से समझौता भी कर सकते हैं, जा सकते हैं, वो दिखाई देने लगे हैं। तो अगर गुजरात का मॉडल हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में चला
तो गुजरात की बीमारी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलने की देर है और भाजपा को ले डूबेगी और आरएसएस को भी ले डूबेगी। जी, मैं आखिरी टिप्पणी प्रफुल्ल जी, जाते जाते आपसे ये पूछना चाहता हूं, एनडीए कहती है कि सबसे बात करके, सहयोग करके और तभी तय किया जाता है कि कैंडिडेट कौन होगा, ठीक है। चिराग पासवान पूरे कुनबे को टिकट दे देते हैं, जीतन राम मांझी बहू दामाद संदन को टिकट दे देते हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को टिकट दे देते। पूरा पारिवारिक माहौल है, एक पारिवारिक जिसको कहते हैं ना, एक वो एकता कपूर का जो बड़ा सा कैनवस होता है, उसमें बहुत बड़े परिवार को दिखाया जाता है, सब बढ़िया हैं, सब लीडर हैं, सब नेता हैं। तो वोट फॉर चेंज करें तो लोग करें किसको? जाति आधार पर वोट डलता है, वर्गीकरण किया जा रहा है, ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों को आरक्षण पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक महीना वेट कराया जा रहा है। आपने देखा सोलिसिटर तुषार मेहता ने, एसजी ने कह दिया कि भाई 1 महीने का टाइम दीजिए, जरा इलेक्शन निपटने दीजिए, बिहार का आरक्षण पे बात कर लेंगे। तो सबको हाशिए पर रख के 27% आरक्षण दे के भी नहीं मिल रहा है, लेटरल एंट्री हो रही है। अच्छा, पासिंग मार्क्स पे भी बहुत बड़ा एक बवाल मच गया है। एससी एसटी सीट पे और ईडब्ल्यूएस सीट में जो पासिंग मार्क्स हैं उसमें कमी रखी गई है। ईडब्ल्यूएस से सबसे ज्यादा आघात मिल रहा है एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को। तो कुछ तो सही हो नहीं रहा है। और परिवारवाद, नेपोटिज्म तो चरम सीमा पर है बिहार में। खाली तेजस्वी यादव को क्यों ब्लेम किया जाता है? सब परिवारों को डाल देना चाहिए उसमें। फिर इस बात को उठाया ही क्यों जाना चाहिए? आपकी टिप्पणी। जी देखिए, जिन लोगों ने बिना संसदीय दल की मीटिंग किए हुए प्रधानमंत्री बनवा लिया, वे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब विचार विमर्श और संवाद से होता है। गजब तमाशा है वो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे ना आप सच प्रमाणित कर सकते हैं, ना झूठ प्रमाणित कर सकते हैं। उसको बोलते हैं मिथ्या। मिथ्या झूठ नहीं होता है, इसीलिए संसदीय शब्दावली में मिथ्या चलता है, झूठ नहीं चलता है। मिथ्या वह तत्व है जिसे ना हम सच साबित कर सकते हैं, ना झूठ साबित कर सकते हैं, क्योंकि वह प्रमाण निरपेक्ष होता है। तो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। ये परिवार की बात उठा रहे हैं, पूरा संघ परिवार ही परिवार है। लेकिन खतरे कई हैं। खतरा ये है कि अब ये जब वहां पर औरंगजेब की कब्र की बात तो निपट गई, जो करना था कर लिए, बात आगे जितनी बढ़नी थी बढ़ी और फिर रुक गई, अभी संभल में है। अब आगरा में नया खेल करेंगे, ये ताजमहल को भी उस घोषित करने जा रहे हैं और उसको भी केंद्र में रख करके कुछ अपने गौरव की तलाश, हमेशा इनको गौरव की तलाश मुस्लिम प्रतीकों के नीचे मिलती है। ये बड़ा गजब है। जो मुसलमान जो चिन्ह है, मुस्लिम चिन्हों के नीचे ही हमें अपने गौरव के सूत्र मिलते हैं। यह गजब है। कुछ भी ऐसा नहीं बचा। अब क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आता इनके तिकड़मों को लेकर के। और बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि अब आरएसएस का कैसे करें। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे। बड़े बड़े जहाजों को आप तैरते हुए देखते होंगे, जब किनारे में आते हैं या आसपास में, तो उनके आसपास छोटी छोटी नौकाएं चला करती हैं कि जहाज में अगर कोई संकट हो और कहीं ट्रांसपोर्ट करना हो, उससे हट जाना हो, तो लोग उस छोटी नौका में चले जाते हैं। लाइफ बोट, लाइफ जैकेट नहीं, लाइफ बोट में। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की लाइफ बोट है। जब यहाँ वो बातें होंगी तो रिकवरी रूम है, रिकवरी पार्टी है, वहां जाकर के वो रिकवरी ले लेंगे, वो वहां निकल जाएंगे। इससे अलग उनको गिनना और समझना मुझे नहीं लगता है कि वो क्वालिफाई करेंगे। जो आपने अभी क्वालिफिकेशन की बात की, देखिए ये हम शुरू ही करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से। ऑल द डिस्क्वालिफाइड एलिमेंट्स को ये जोड़ करके उससे अपनी राजनीति बनाते हैं। इसलिए वहां क्वालिफिकेशन का कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा आरएसएस इतना बौद्धिक चिंतन करता है, एक इतना प्रचारक होता है। पहले तो सामानों के प्रचारक होते थे, यहाँ तो विचार के प्रचारक हैं। आप बताइए, आरएसएस से एक भी विचारक आया है जो जिसकी दुनिया में मांग हो, जो सत्ता से टकराता हो? तो ये पीछे से दुर्बुद्धि देना विचार नहीं होता है। जो बहुत सारे फाउंडेशन, मैं नाम क्या लूं, बहुत सारे फाउंडेशन कर रहे हैं और उस फाउंडेशन से निकले हुए खुद भारत की सुरक्षा के लिए की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लिए घूम रहे हैं।
और पुत्र उनका विदेश में धन उड़ा रहा है। लोग अपने संतति को देने के लिए करते हैं ना, तो अपनी संतति तो उनके विदेशों में घूम रहा है, वहां यहाँ सुरक्षित नहीं हुआ, वहां सुरक्षा तलाश रहा है, और ये अपने कंधे पर उसी बुद्धि फंड से निकले हैं, फाउंडेशन बुनियाद से निकलते हैं। तो इनका एक भी थिंक टैंक इन्होंने दिया है, ये शाखा लगाते हैं। एक भी आदमी इनका किसी रणजी में भी गया है, किसी स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी वहां से कोई प्लेयर खिलाड़ी कोई निकला है, आराम दक्षा करने वाला निकला है? नहीं निकला है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिन चीजों से आप संचालित होते हैं वो उन चीजों को भारत की जनता ने एक खास समय में आपके नैरेटिव्स को ले लिया, क्योंकि इनको हर का आज भी ये प्रवृत्ति है। बिहार में भाई महागठबंधन में क्यों नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ, या महागठबंधन में क्यों इतनी देर हो गई? जिम्मेवार कांग्रेस है। भाई कांग्रेस क्या कर सकती है? आप मुकेश सहनी वहां पर बोल रहे हैं, किस अनुपात में इतनी सीटें मांग रहे हैं? कोई लॉजिकल बेस? चिराग पासवान को वो ये भी कह रहे हैं कि सीट दीजिए ना दीजिए, डिप्टी सीएम बना दीजिए, हम उससे खुश हैं, हमें मत लड़वाइए इलेक्शन, हमें डिप्टी सीएम बना दीजिए बस। हाँ, तो ये वो बता रहे हैं कि उनकी आबादी की इतनी आबादी है। कितनी आबादी है उनकी? अभी तो जांच पड़ताल हो गई, उन्हीं के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये जितनी की आबादी कर रहे हैं उतने के प्रतिनिधि नहीं है। तो इतना विभाजन में अगर चलेंगे तो भारी मुश्किल होगा। उधर देखिए कि वहां पर चिराग पासवान को कम से कम 4.5%, 5% तो उसकी आबादी सुनिश्चित है। तो वहां पर आप ये कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, उनको 29 सीट दे दिया गया और आप उनसे बराबरी कर रहे हैं। भाई माले जो है, लेफ्ट पार्टियां जो माले जो है संघर्षशील पार्टी है, जनता के हितों की लड़ाई लड़ती है। 50 मुकदमे उस पर वैसे ही ठुके रहते हैं। आज इनको उम्मीदवार को गिरफ्तार कर लिया नामांकन भरने के बाद। कुछ जितेंद्र पासवान थे और सत्यदेव जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया। तरारी से थे और कटिहार में कहीं से वो खड़े थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया। तो अब सत्यदेव राम हो चाहे जितेंद्र प्रसाद हो, जितेंद्र पासवान, तो ये एट्रोसिटीज है। इसके खिलाफ कोई बोलेगा? अभी कोई पूछे कि आरजेडी ने कैसे, मुन्ना शुक्ला की लड़की है शायद या पता नहीं, उनके परिवार के लोग, मुन्ना शुक्ला बाहुबली है, बजा वाले हैं जो भी हैं, मुन्ना शुक्ला जी हैं, कैसे यहाँ पर कौन सा जाति समीकरण काम कर गया कि मुन्ना शुक्ला के परिवार को टिकट आरजेडी दे रहा है और दोषी कांग्रेस है? तो कांग्रेस को तो बहुत कुछ संभालना है ना। कांग्रेस के लिए सिर्फ बिहार नहीं है, बिहार का जवाब उसको पूरे देश में देना होगा। तेजस्वी यादव को पूरे देश में इसका जवाब न देना होगा कि कैसे बिहार में क्या हो रहा है। तो कांग्रेस की राजनीति अलग जगह है, भारतीय जनता पार्टी चाहे गुजरात हो या कहीं हो, वहां के वे तत्व जिनको कांग्रेस कहे कि कांग्रेस ही बदलती गई है, आज की कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस चिमन भाई पटेल की कांग्रेस नहीं है। जो लोग चिमन भाई पटेल की कांग्रेस से इसको हाइफनेट करते हैं वे गलती करते हैं, चाहे वो दलित समुदाय के हों, पिछड़े समुदाय को हों। उन्हें राहुल गांधी में छिपी कांग्रेस की संभावनाओं की तलाश, उसकी परीक्षा अपने ढंग से करनी चाहिए। राजनीतिक परिणाम आएंगे, समय लग सकता है, देखिए होता क्या है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए भारत भूषण जी, राजेश ठाकर जी और प्रफुल्ल खौलख्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके घर मंगलमय और दिवाली शुभ हो आप सबों की। यही जी शुक्रिया।